प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से इंडस्ट्री को क्या मिला है, कितनी डील्स फाइनल हुई है, मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिहाज से क्या बड़े फैसले किए गए हैं और साथ ही जो कुछ भी और डेवलपमेंट होते हुए दिखे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, DIPP सेक्रेटरी अमिताभ कांत साहब। अमिताभ कांत साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। और सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज सुबह हमारे लिए समय निकाला। पहला सवाल आपसे। जी नमस्कार। प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा पर ही लेना चाहूंगा, किस तरह के डेवलपमेंट्स इस पूरी यात्रा में हुए, किस तरह की डील्स आप लोगों ने वहां पर फाइनल की है, उसकी पूरी जानकारी दें। देखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव विजिट थी प्रधानमंत्री जी की, और इसमें बिजनेस कंटेंट और इन्वेस्टमेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा था। प्रधानमंत्री जी फ्रांस में भी सारे इन्वेस्टर्स से मिले, वहाँ CEO फोरम की मीटिंग हुई और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही पॉजिटिव मीटिंग रही। एक नया उत्साह है इन्वेस्टर्स में। सारे बड़े कंपनीज के CEOs हमारे CEOs के साथ पूरी सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक बैठे रहे और उनके साथ चर्चा की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, डिफेंस सेक्टर पे, और सारे इमर्जिंग एरियाज जितने हैं हिंदुस्तान में, इन सब में कंज्यूमर गुड सेक्टर पे, इन सब में वाटर लीजिए, रोड्स लीजिए, सारे सेक्टर्स पे बड़े जोर की डिस्कशन हुई। अगले दिन प्रधानमंत्री जी डिफेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के CEOs से, सारे टॉप CEOs से मिले और फिर जर्मनी में गए और जर्मनी में उनकी अलग मुलाकात हुई, सारे CEOs से एक अलग इंटरेक्शन रहा। पर उसके अलावा हैनोवर फेयर में जर्मनी के सारे टॉप CEOs आए हुए थे। कोई ऐसी यूरोपियन कंपनी नहीं थी जिसका CEOs नहीं आए हों। और जो शाम का प्रोग्राम था जिसमें इंडिया का शो था, उसमें वो खचाखच भरा हुआ था। उसकी कैपेसिटी करीब 3,500 थी और ये सारे CEOs ने इंडिया को हैनोवर में पूरा मेक इन इंडिया छाया हुआ था, हर जगह छाया हुआ था और लग रहा था जैसे हैनोवर शहर एक हिंदुस्तान का शहर बन गया हो और ट्रैम से लेकर टैक्सीज, बिल्डिंग, सब जगह हिंदुस्तान ही छाया हुआ था। और इसलिए बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव इंटरैक्शन रहा हर जगह। सारे CEOs से प्रधानमंत्री जी का तो डिस्कशन रहा, पर हमारे CEOs जो गए हुए थे यहाँ, उनका भी साइरस मिस्त्री हों, CIA के प्रेसिडेंट सुमित मजूमदार हों और हमारे सारे टॉप CEOs गए हुए थे हिंदुस्तान से, और इन सब लोगों का बहुत अच्छा डिस्कशन जर्मन और यूरोपियन CEOs के साथ रहा। और मुझे जो लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम बिल्डअप होगा और बहुत ज़्यादा इससे एक फर्दर इम्पेटस इन्वेस्टमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा। अमिताभ जी, भारत में यूरेनियम डील जिस तरह से साइन हुई कनाडा को लेकर, उसमें काफी उत्साह था। इसकी डिटेल्स अगर दें, ये बताइए भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता है ये कनाडा की जो यात्रा रही, ये और मैं इसको कंटिन्यूटी में देखता हूँ, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा हर जगह एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि लोग जो मान रहे हैं कि इस समय इंडिया की जो ग्रोथ है 6.5% प्लस, और जैसे बाकी सब ने कहा, IMF ने कहा, मूडीज ने कहा कि अगले साल 7.5% ग्रोथ होगी, और बाकी इस समय इंडिया ही एक अकेला राज्य है जहां ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। तो एक तो पॉजिटिविटी बहुत है इंडिया के लिए, और दूसरे देशों को लग रहा है कि इंडिया के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना के आगे बढ़ना जरूरी है। उसमें उनको बहुत फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, और कंपनीज चाहती हैं इस समय इन्वेस्ट करें, क्योंकि 5 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगी नहीं। तो इसलिए सारे जगह के, वेदर प्रेसिडेंट हॉलैंड हो या जर्मन चांसलर मर्कल हो या कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हो, इन सब लोगों ने बहुत आउट ऑफ द वे जाकर सारे डिस्कशंस किए, और ये यूरेनियम डील जो है हम लोग के लिए न्यूक्लियर सेक्टर में बहुत फायदा करेगी, देश को आगे चल के इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो अमिताभ कांत साहब, इसी पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, रिएक्टर टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी और आगे प्रगति होती हुई दिखेगी, किस तरह की आगे ऊर्जा इस क्षेत्र से हमारे इकोनॉमी को मिल सकती है? देखिए, मेरे विचार से हमारे देश में एक पावर सेक्टर, और ये बार बार पॉइंट आ रहा था कि अगर इंडिया को आगे चल के
9-10% की ग्रोथ 3 डिकेड तक, अगर अगले 30-40 वर्षों में 9-10% की ग्रोथ सस्टेन करनी है हर साल, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, तो एनर्जी सेक्टर पर हिंदुस्तान को फोकस करना बहुत जरूरी है। और जब तक ये इम्बैलेंस जो है डिमांड और सप्लाई का एनर्जी सेक्टर में, इसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे तब तक ये इंडिया की ग्रोथ सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा। और इसीलिए इस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एनर्जी सेक्टर पर फोकस किया है। आप देखिएगा रिन्यूएबल्स पर फोकस किया है, और इस गवर्नमेंट ने कोल के ऑक्शंस इन ट्रांसपेरेंट मैनर सारे किए हैं, और इस गवर्नमेंट ने आगे चल के न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत फोकस किया है। तो मेरे विचार से ये एक बैलेंस लाना जरूरी है गैस, कोल, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर के बीच में। और न्यूक्लियर सेक्टर में जो इंडिया एक आउटकास्ट नेशन था, अब एक पूरा इस एग्रीमेंट के साथ, यूरेनियम सप्लाई के साथ, हम लोग न्यूक्लियर पावर को एक बहुत ज्यादा इम्पेटस और बहुत ज्यादा बढ़ावा दे पाएंगे। अमिताभ जी, आपका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो काफी इंटरेस्टिंग था। आपने कहा कि जो फ्यूचर है चाइनीज कंपनियों का, वो चाइना में नहीं बल्कि भारत में है। ये बताइए इसके पीछे क्या वजह है आपको लगती है? देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है कि चाइना में अगर आप जाते हैं तो चाइना में बहुत ज्यादा उन्होंने पिछले वर्षों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खड़ी की, और ये सारा एक एक्सपोर्ट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर था। इन्होंने अपने पोर्ट्स बनाए और पोर्ट्स के आगे पीछे नए शहर बनाए, और कई जैसे कहते हैं घोस्ट सिटीज बन गई हैं आजकल, और ये सारा एक्सपोर्ट ड्रिवन था। जब पूरी दुनिया में एक स्लो डाउन आया तो ये एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा ग्लोबल कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी बिल्डअप हो चुकी है उनके यहाँ लोकल डिमांड इतनी बिल्डअप नहीं हुई है, और इसलिए चाइनीज कंपनीज में एक फीलिंग है कि इस समय डोमेस्टिक डिमांड कहीं है, तो वो Xiaomi जैसी कंपनी को लगता है कि इंडिया में उनके मोबाइल जो फ्यूचर है स्मार्ट सिटीज का, सेंसर्स का, रूटर्स का, और जो मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में डिमांड आएगी वो इंडिया में आएगी, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में। तो इन चाइनीज कंपनीज को भी लगता है कि ये चाइना की एक ग्रोथ पीरियड जो थी वो अब एक स्लो डाउन आ गया है, और इंडिया में ग्रोथ पीरियड बढ़ने जा रहा है। इंडिया एक लास्ट जायंट इकोनॉमी है जो कि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे बढ़ती चली जाएगी। तो चाइनीज कंपनीज की दो चीजें हैं, एक तो एक्सपोर्ट स्लो डाउन अक्रॉस अमेरिका एंड अक्रॉस यूरोप, दूसरा कि इनकी कंपनीज, कई कंपनीज बहुत मुसीबतें झेल रही हैं यूरोप और अमेरिका में, और इनको लगता है कि अगर ये रीलोकेट कर पाए मैन्युफैक्चरिंग बेसिस हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के डोमेस्टिक मार्केट को भी ये मीट कर पाएंगे, और यहाँ से अपना एक्सपोर्ट बेस बनाकर अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट को यहाँ से हिंदुस्तान को से बेस बनाकर एक्सपोर्ट करके वहाँ उन मार्केट्स को दोबारा पेनिट्रेट कर पाएंगे। अब हम लोग पर बहुत डिपेंड करता है कि हम लोग ये कितनी ज़्यादा इनको कई व्यू पॉइंट से इनका हैंड होल्डिंग कर पाएं। और अभी आप पूरा ट्रेड बैलेंस देखते हैं तो करीब 66 बिलियन का है चाइना के साथ, जिसमें से 51 बिलियन इंपोर्ट्स है, केवल 14 बिलियन हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। तो ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, और ये लॉन्ग टर्म पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। और इस 51 बिलियन जो चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसमें से करीब 45-50% तो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये चाइनीज़ कंपनीज रिलोकेट करें, मैन्युफैक्चर यहाँ करें। और मैं तो बड़ा साफ साफ इन चाइनीज़ कंपनीज को भी बोला, और जो इन लोगों ने खुद कंफर्म किया कि इनका जो फ्यूचर है अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इन कंपनीज को ग्रो करना है, प्रॉस्पर करना है, तो इनका फ्यूचर चाइना में नहीं है, इनका फ्यूचर हिंदुस्तान में है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और लेना चाहता हूं, क्योंकि चाइना में जो डेवलपमेंट हुआ है वीकेंड पर, उन्होंने एक कटौती की है, सीआरआर में 1% की बड़ी कटौती की है। हिंदुस्तान में भी ये सारे छोटे कारोबारी और जो मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाले दिग्गज कॉर्पोरेट्स हैं, वो ये सब चाहते हैं कि ब्याज दरों में तेजी से कटौती हो। आपका क्या व्यू पॉइंट है, और क्या आपको लगता है कि जिस तरह की बात की जा रही उस तरह की एक तेजी से रेट कट हिंदुस्तान में होते हुए नजर आएंगे? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट का जो इशू है, ये आरबीआई
देखता है और हमारे यहाँ बहुत ही केपेबल आरबीआई गवर्नर हैं, ये उनका एक डोमेन है, वो उस पर डिसीजन लेंगे। पर फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग व्यू पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का जो मैन्युफैक्चरिंग है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और ग्लोबल मार्केट्स को पेनिट्रेट कर पाए। आप मैन्युफैक्चर करते हैं न केवल हिंदुस्तानी मार्केट के लिए, आपको इस समय हिंदुस्तान को जो चाहिए वो साइज चाहिए, स्केल चाहिए और स्पीड चाहिए। और अगर इस स्केल पर हम प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है। और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि आपको लैंड और कैपिटल, ठीक, लैंड भी मिले और कैपिटल भी मिले और कैपिटल राइट रेट पर मिले। तो मैं बिलीव करता हूं कि आरबीआई के गवर्नर इस दिशा में जरूर आगे चल के कार्रवाई करेंगे। अमिताभ जी, एक आखिरी सवाल आपसे। मोदी सरकार 25 मई को 1 साल पूरे कर लेगी, करीब करीब 1 महीने का वक्त बचा है। अब ये बताइए, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काफी फोकस किया, काफी सारे बड़े फैसले लिए एफडीआई से रिलेटेड, चाहे वो डिफेंस में हो या फिर रियलिटी में जो बॉटलनेक्स थे उनको आपने दूर किया। अब तक का रिस्पांस कैसा रहा है एफडीआई के फ्रंट पर और आप क्या इससे संतुष्ट हैं? देखिए, एफडीआई क्षेत्र में हम लोगों ने कई कदम लिए। डिफेंस लीजिए, कंस्ट्रक्शन लीजिए, आप रेलवेज लीजिए, आप मेडिकल डिवाइसेस लीजिए, इंश्योरेंस लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा। और इस समय इंडिया की जो एफडीआई रेजीम है दुनिया में सबसे ज्यादा खुली, मल्टी ब्रांड रिटेल को छोड़ के बाकी सारा एरिया इंडिया में बड़ा इजी एंट्री और एग्जिट है। और इसीलिए करीब 92% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है वो ऑटोमेटिक रूट से आता है। केवल 8% है जो गवर्नमेंट रूट से एफआईपीबी अप्रूवल के थ्रू जाता है। अगर 92% ऑटोमेटिक रूट से आ रहा है मतलब इंडिया बहुत ही ज्यादा खुला मार्केट है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है समझने की, इस साल पहले 10 महीने में एफडीआई में करीब 40% बढ़ावत हुई है, 40% बढ़ावत हुई है। और मुझे जो लग रहा है कि इस साल एक रिकॉर्ड एफडीआई इनवर्ड फ्लो होगा और इसको हम सस्टेन करेंगे और बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे। और मेरे विचार से इस गवर्नमेंट ने कई कदम लिए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे लिया। ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं ये 1 साल की कार्रवाई नहीं है, ये अगले 30 वर्षों के लिए कार्रवाई है। हमें हिंदुस्तान को सबसे इजी डेस्टिनेशन बनाना जरूरी है। इजी करना आसान काम नहीं है। 60 साल तक हम लोग कंट्रोल्स, रेगुलेशन, पेपर वर्क ये सब लेते आए हैं। इन सबको धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी, सबको हटाना जरूरी है। और धीरे धीरे माइंड सेट, जो हिंदुस्तान के जो अफसरों का माइंड सेट है, इसको भी चेंज करना जरूरी है। और इस कदम में बहुत क्रांतिकारी काम हुआ है और मेरे ख्याल से इसको सस्टेन करना जरूरी है। 3 या 4 वर्ष और मैं सोचता इससे ज्यादा किसी वर्ष में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसी भी वर्ष में इतना ज्यादा बढ़ावत एफडीआई में कभी नहीं हुई है। चलिए, बस शुक्रिया अमिताभ जी समय निकालने के लिए, ये रिकॉर्ड एफडीआई के लिए और आज इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।